नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विश्वास है और मैं हमेशा की तरह आप सभी का इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। उस दिन की तरह आज भी मेरी गोद में मेरा 1 महीने का बेटा वेदांत है। तो अगर उसकी आवाज़ आए दोस्तों तो माफ़ी चाहता हूँ। मैं छुट्टियों पे चल रहा हूँ। मैं यूएस में रहता हूँ और यूएस में क्या है कि जब आपको नया बेबी होता है तो कई जगह पे मदर्स और फादर्स दोनों को छुट्टियां मिलती हैं। शायद आप जहाँ रहते हो वो ये आम हो, बट जहाँ हम रहते हैं वो ये आम नहीं है। मदर्स को तो फिर भी मिल जाती है, माँ को तो फिर भी मिल जाती है यूएस में। फादर्स को बहुत कम छुट्टियां मिलती हैं, तो अपने आप को खुश लकी समझता हूँ कि मुझे मिल रही है। तो मैं इस समय का फ़ायदा उठाकर ये ऑडियो सीरीज़ बना रहा हूँ, जिसमें हम बिटकॉइन की बात करेंगे दोस्तों, BITCOIN। लेकिन हम बिटकॉइन की बात उसके कीमत के तौर पे नहीं करेंगे। उसके लिए हज़ारों लाखों वीडियोस ऑडियोज़ हैं, आप जहाँ भी सुनते हैं, यूट्यूब पे सुनते हैं, कहीं और सुनते हैं। हमारा मकसद आपको बिटकॉइन के प्राइस, उसकी कीमत के बारे में बताना नहीं है दोस्तों। हमारा मकसद आपको उसके पीछे की टेक्नोलॉजी समझाना है, वो चीज़ क्या है, क्यों है वो, उसकी क्या ज़रूरत है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सब कुछ समझाना है। तो हम इन चर्चाओं में, इस काशवी प्रोग्राम के द्वारा, इन चर्चाओं में हम इन्हीं विषयों पे बात करते हैं दोस्तों। शायद ये छठा एपिसोड है काशवी का, तो हमेशा की तरह हम आपका स्वागत करते हैं। हमारा, अगर आप नए सुनने वाले हैं दोस्तों, तो अभी अभी जुड़ना शुरू हुए हमारे साथ, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम अच्छी बात करें। कई बार हम कामयाब होते हैं, कई बार नहीं होते हैं। अगर हम कामयाब हों तो आप इस ऑडियो को सुनने के बाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर हम कामयाब ना हो तो डिसलाइक करें। एक अंगूठा बना होता है, वो नीचे की तरफ बना होता है, उसे ज़रूर दबाएं। उसका मतलब ये होगा कि हमें पता चलेगा कि आप कोई हमारी बात अच्छी नहीं लगी। हमारे लिए आपसे सुनना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उसको बेहतर करते रहें और अच्छी बात करने की कोशिश अपनी जारी रखें दोस्तों। तो दोस्तों, पिछले प्रोग्राम में हमने इस विषय पे बात करी थी कि बिटकॉइन की शुरुआत एक प्रोटोकॉल होने से हुई थी। अब ये प्रोटोकॉल दोस्तों एक तकनीकी शब्द है। उससे पिछले वाले प्रोग्राम में हमने इस पे चर्चा करी थी कि प्रोटोकॉल होता क्या है, बट मैं आपको 1 मिनट में बता दूं। प्रोटोकॉल दोस्तों वो नियम है, वो रूल्स हैं जो इंसानों ने कंप्यूटर्स के लिए लिखे हैं, जिससे कंप्यूटर्स एक दूसरे से बात कर सकें। अब मेरे कंप्यूटर को क्या पता कि आपके कंप्यूटर से कैसे बात करनी है ना। और बात करनी ज़रूरी होती है। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे आपके फ़ोन का एग्जांपल लेता हूँ। आपका फ़ोन भी एक कंप्यूटर ही है, ठीक है ना। तो एक फ़ोन को दूसरे फ़ोन से बात करनी ज़रूरी है, तभी तो आपकी आवाज़ दूसरे तक पहुँचेगी ना, तभी आपकी फ़ोटो दूसरे तक पहुँचेंगी, तभी आपके मैसेजेस, एसएमएस दूसरे तक पहुँचेंगे, व्हाट्सएप जो करते हैं वो दूसरों तक पहुँचेंगे। ये सारे एक फ़ोन दूसरे फ़ोन से बात कर रहे हैं। अब वो कैसे बात करेंगे, उन्हीं के नियम को प्रोटोकॉल बोलते हैं दोस्तों। तो बिटकॉइन भी एक प्रोटोकॉल है, उसकी शुरुआत एक प्रोटोकॉल होने से हुई थी। यही चर्चा हमने करी थी पिछले एपिसोड में। अब वो किस चीज़ का प्रोटोकॉल है, वो दोस्तों फटाफट मैं आपको बता दूं। वो है मनी ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट प्रोटोकॉल। मनी ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या हुआ? मनी माने धन, ट्रांसमिशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजना। जैसे हमारी फिजिकल दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन होता है, बसों का ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ियों का ट्रांसपोर्टेशन, साइकिल का ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे ही डिजिटल दुनिया में ट्रांसमिशन होता है, डेटा का ट्रांसमिशन। एक जगह से दूसरी जगह डेटा को भेजना, एक फ़ोन से दूसरी जगह भेजना, और इसी तरह से और कई चीज़ें करना। मनी ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल नियम ओवर द इंटरनेट, डिजिटल दुनिया में धन भेजने के नियम, इस चीज़ का प्रोटोकॉल है दोस्तों। तो बिटकॉइन ये मुमकिन करता है कि हम डिजिटल दुनिया में धन भेज सकें। उस विषय पे हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा करी थी दोस्तों, तो आप सुनिएगा उसको। और हमारी आपसे गुजारिश रहेगी कि उसे सुने बिना इसे आगे ना सुने, क्योंकि उसे सुने बिना आप शायद इस आगे वाले को पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो हम आपको गुजारिश करेंगे कि आप पीछे जाके उसे ज़रूर सुनिए दोस्तों एक बार।
तो चलिए आज का विषय है दोस्तों, जैसे हमने अपना पुराना एपिसोड बनाया था तो हमने उसमें डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम पे बात करी थी, है ना। तो वो एपिसोड दोस्तों बनाने के बाद हमारे दिमाग में एक ख्याल आया कि शायद हमें ये भी बात करनी चाहिए थी कि वो डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम अभी हमारी फिजिकल दुनिया में कैसे हम उसका समाधान करते हैं। तो दोस्तों उसका समाधान हम फिजिकल दुनिया में बैंकों के द्वारा करते हैं, इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा करते हैं, रजिस्ट्रार्स के ऑफिसेज के द्वारा करते हैं, और भी ऐसी जगहों के द्वारा जहाँ पे आप अपना पैसा जमा करा रहे हो, जहाँ से आप पैसा निकाल रहे हो, जहाँ से आप अपना रजिस्ट्री करा रहे हो, यहाँ से आप अपना इंश्योरेंस ले रहे हो। ये रजिस्ट्री, इंश्योरेंस, पैसा निकालना डालना, इन सब चीज़ों को ना दोस्तों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। फाइनेंस मतलब एक तरह से धन दौलत, और इंस्टीट्यूशंस मतलब कि वो जगहें जो आपकी धन दौलत को आपको संभालने में, एक से दूसरे व्यक्ति को नाम करने में मदद करती हूँ दोस्तों, उनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। अब ये बैंक एक उदाहरण है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, इंश्योरेंस कंपनी भी एक उदाहरण है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। पहले पोस्ट ऑफिस में भी कई जगहों पे पैसे भेज सकते थे, ले सकते थे, जमा भी करा सकते थे, किसान विकास पत्र, और भी कई चीज़ें हैं आजकल भी। सीनियर सिटीजन स्कीम्स हैं जैसे, बहुत अच्छी अच्छी, अगर आप भारत में रहते हैं तो दोस्तों ये सारे काम पोस्ट ऑफिस में भी होते हैं। तो मैं तो कहूँगा पोस्ट ऑफिस भी एक तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम करता है भारत में एटलीस्ट, और जगहों में भी हो सकता है कि करता हो। तो ये सब उदाहरण है दोस्तों। तो फिजिकल दुनिया में दोस्तों ये सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये हमारी मदद करते हैं डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, उसका समाधान करने में। कैसे? अगर आपने मान ली बैंक में जमा करा दिए पैसे, तो बैंक वाले तो ये निश्चित करेंगे कि आपसे ले लें पैसे, है ना, और जमा कर दें। ये तो नहीं होगा कि आप वहाँ पे मतलब जमा करा दें और फिर भी आपके पास रह जाए कैश, मान लो आप लेके गए या कुछ और लेके गए। इवन क्रेडिट कार्ड कंपनियां भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अगर आपने खर्चा कर दिया तो क्रेडिट कार्ड कंपनियां उसको नोट कर लेते हैं कि खर्चा हो गया, और आपके पास बिल आ जाता है, ठीक है ना, तो आपको बिल चुकाना ही पड़ता है। तो वो डबल, ये सारे उदाहरण है डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम के। तो फिजिकल दुनिया में दोस्तों इन सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ने उस डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम को हमारे से ना हो, उसका बचाव करने का अच्छा समाधान निकाला था, और उनकी वजह से काफ़ी तरक्की हुई है दोस्तों। ये बैंक्स ना कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आप भारत का इतिहास उठा के देखें तो 4,000 साल पहले जब भी कुछ वैदिक डॉक्यूमेंट्स जब लिखे गए थे, जब वेद लिखे गए थे, उसमें भी बातें हुई हैं दोस्तों। और शायद मनुस्मृति में ये कहा गया है कि धन कमाने के 7 तरीके हैं, उसमें से एक है किसी को इंटरेस्ट पे देना। इंटरेस्ट मतलब ब्याज पे देना। तो ये भी एक बैंक का ही उदाहरण हो गया दोस्तों। तो इस तरह की बहुत पुरानी चीज़ें हैं ये, जिन्होंने समय के साथ हमें काफ़ी तरक्की करने में मदद करी है। आप जैसे सोचिए, जिन गाँव में पहले लोगों को बैंक अकाउंट नहीं थे, उन्हें अगर लोन लेना हो, किसी से ऋण लेना हो, तो वो साहूकार के पास जाया करते थे। कई बार ज़मीनें भी गिरवी रखनी पड़ती थी, और वो चुका ही नहीं पाते थे। वो इतने हाई उनके इंटरेस्ट रेट कर देते थे कि वो चुका ही नहीं पाते थे, और कई बार उनसे धोखाधड़ी भी होती थी। तो जैसे जैसे बैंक आए, उन्होंने ये धोखाधड़ी बंद करी। उनकी वजह से काफ़ी लोगों का भला हुआ, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई दोस्तों। बट ये हमारी विषय का चर्चा नहीं है आज। हमारी चर्चा का विषय नहीं है आज। हमारी चर्चा का विषय है, तो फिर क्यों चाहिए हमें बिटकॉइन? डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम तो इन्होंने सॉल्व कर दी है। हाँ, इन्होंने दोस्तों फिजिकल दुनिया में सॉल्व कर दिया है, उसका समाधान निकाल दिया है, बट दोस्तों डिजिटल दुनिया में अभी तक नहीं निकल पाया है। और दोस्तों जो समाधान अभी डिजिटल दुनिया में है, जैसे अगर आपने पेटीएम यूज़ करा हो, है ना, तो शायद आप जैसे किसी दुकानदार से कुछ खरीदते हैं तो आपके तो पैसे नहीं कटते। आपने 100 रुपये दिए तो 100 रुपये ही जाते हैं, बट वो दुकानदार से पेटीएम 2% 3% बीच में रखता है, तो उसको 100 रुपये नहीं मिलते, उसको 97 रुपये ही मिलते हैं, 98 रुपीज़ मिलते हैं दोस्तों। और वो दुकानदार फिर पेटीएम से और भी चीज़ें कर सकता है, लोन ले सकता है, तो उनको ना हाई इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा। और ये पेटीएम के
खिलाफ मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ उनका उदाहरण लेके बता रहा हूँ। जो भी आप जिस भी बैंक, जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, फिनटेक कंपनी के साथ अगर आप डिजिटल दुनिया में कुछ करना चाहें अपने पैसे से लेके, तो कहीं ना कहीं बीच में खर्चा होता है किसी ना किसी का, ये फैक्ट है। बहुत कम चीज़ें हैं ऐसी जो मुफ्त में मिलती हैं, ऐसा नहीं कह रहा कि कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, कुछ चीज़ें हैं जो मुफ्त में मिलती हैं, बट कहीं ना कहीं खर्चा भी होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो है ना, इन इन कंपनियों ने भी बहुत अच्छा काम किया है। जैसे कि अब हमें इतना सारा कैश अपने साथ रखना नहीं पड़ता है ना, और जल्दी जल्दी हम पैसे दे सकते हैं कहीं पे भी। तो इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है आज तक। बट ये अच्छा काम होने के बाद भी अभी भी हम बहुत ही शुरुआती फेज़ में हैं, बहुत जल्दी है दोस्तों। अगर नया साल शुरू हुआ है ना, तो अभी हमने एक हफ्ता ही शायद ख़त्म किया है नए साल का। किस दिशा में? इस दिशा में कि डिजिटल दुनिया बनाने की दिशा में। दोस्तों जैसे जैसे डिजिटल दुनिया बनती चली जाएगी, वैसे वैसे इंसानियत आगे बढ़ती चली जाएगी, इंसानों का भला होता चला जाएगा। आप देखिए इंटरनेट आने के बाद कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं, बुरी भी हुई हैं, बहुत बुराइयां भी आई हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अच्छाई नहीं आई। बल्कि मेरा मानना यह है कि अच्छाई ज़्यादा आई है और बुराई कम आई है, और हमें बुराइयों को धीरे धीरे ख़त्म करने की ज़रूरत है और अच्छाइयों को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और दोस्तों बिटकॉइन इन दोनों ही दिशाओं में हमारी मदद कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों जैसे कि अब उदाहरण लेते हैं इन दोनों का, ठीक है, अच्छाई को आगे कैसे बढ़ा सकता है और बुराई को कैसे ख़त्म करने में मदद कर सकता है, डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम को लेके, ठीक है। तो अच्छाई को दोस्तों आगे बढ़ाने का ये हो गया कि जैसे ये इन बैंकों ने, इंश्योरेंस कंपनीज ने, पोस्ट ऑफिस ने, पेटीएम ने और कंपनियों ने नई नई चीज़ें बताई हमें, ठीक है ना। जैसे कि आप इंश्योरेंस ले सकते हो, है ना, आप अपना इंश्योरेंस लेके कुछ आगे आपका नुकसान हो तो उससे आपका बचाव हो जाएगा। आप अपना पैसा जमा करा के उस पर इंटरेस्ट ले सकते हो, सेफली ले सकते हो, ठीक है ना, वो चोरी नहीं होगा पैसा। ये सारी अच्छी चीज़ें हैं, और भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जैसे डेबिट कार्ड आ गया तो आप कभी भी एटीएम से जाके पैसा निकाल सकते हो, है ना। तो ये अच्छी अच्छी चीज़ें हुई। अब लेकिन दोस्तों उसमें कुछ बुराइयां भी रह गई हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूंगा, जैसे एक बुराई ये रह गई है कि आज भी सबके पास बैंक अकाउंट नहीं होता। अगर आप और मैं भारत का उदाहरण नहीं दे रहा, भारत तो शायद और आगे बढ़ चुका है। इवन 5-10 सालों में भी पिछले काफ़ी और लोगों के बैंक अकाउंट खुले हैं जहाँ तक मेरी समझ है। बट वो होने के बाद भी करोड़ों लोगों के बैंक अकाउंट नहीं है दोस्तों, सिर्फ भारत में आज लेके। और पूरी दुनिया में देखें तो ये पूरी दुनिया में सच है। इवन अमेरिका जैसी जगह पे भी लाखों लोग हैं जिनके बैंक अकाउंट नहीं है। आप मानिए ना मानिए इस बात को। तो इतनी तरक्की होने के बाद भी, इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने इतना अच्छा करने के बाद भी आज भी लोग हैं, करोड़ों लोग हैं पूरी दुनिया में जिन्हें बैंक अकाउंट नहीं है। और बैंक अकाउंट ना होने की वजह से दोस्तों वो रोज़गार नहीं कमा पाते, वो अच्छा रह नहीं सकते, अच्छे से अपनी ज़िंदगियां नहीं बिता पाते। बैंक अकाउंट आप मानिए ना मानिए हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा उसका रोल है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी सैलरी वहाँ आती है। मान लीजिए अगर बैंक ना हो तो कहाँ आएगी सैलरी? फिर हो सकता है आपका जो जहाँ नौकरी करते हैं वो आपको कैश दे, और वो कैश आपको घर पे रखना पड़े पूरा महीना। कुछ ही दशकों पहले की बात है, जब मेरे माता पिता नौकरी किया करते थे तो वो घर पे कैश रखा करते थे, क्योंकि उनको तनख्वाह कैश में मिला करती थी। और वो सही भी था, गलत भी था। उसमें कुछ सही ये था कि अपना पैसा अपने पास रहता था, और गलत ये था कि सिक्योर नहीं था, चोरी हो सकता था, घरों में चोरियां भी होती थी, है ना। जैसे कई बार और कुछ हो जाए, आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो सारी जो प्रॉपर्टी है सब खत्म हो जाएगा, रुपया पैसा, है ना। तो फायदा भी और नुकसान भी। तो 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 इसी दिशा में ये एक उदाहरण था कि जैसे अभी भी करोड़ों लोग हैं जिनका बैंक अकाउंट नहीं है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ये है दोस्तों कि मान लो आपका बैंक अकाउंट है और आपको लोन लेना हो, है ना, तो आपको काफ़ी हाई इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, 10%, 15%, 20%। अब जहाँ मैं रहता हूँ ना, मानिए ना मानिए, हमारा जो घर है
वो हमने 3-3.5% पे शायद हमने लिया हुआ है घर लोन पे। ठीक है दोस्तों, इतना फ़र्क है। अब क्यों फ़र्क है, इसके पीछे तकनीकी कारण होते हैं, हम कभी और बात करेंगे दोस्तों। बट मेरा ये मानना है कि जो बिटकॉइन है वो आपको आसानी से लोन दिला पाएगा और कम इंटरेस्ट पे दिला पाएगा। उसका मतलब ये नहीं है कि हमें हर समय लोन लेना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा। बट मैं ये कह रहा हूँ कि जिसको जब ज़रूरत होगी तो वो और सस्ते में लोन ले पाएगा, अच्छे से ले पाएगा और अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाएगा दोस्तों। और तीसरा मैं आपको ये उदाहरण देता हूँ दोस्तों कि मान लो आपको अपना, कई कई लोग होते हैं जैसे हमारे माता पिता हैं, वो बचाने में ज़्यादा यकीन रखते हैं, है ना। वो अपना जो पैसा है वो बैंक्स में सेफ रखते हैं, सैलरी का और भी जो कमाई होती है, बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा होता है, एक एक रुपया बहुत कीमती होता है ना। बट क्या होता है दोस्तों कि 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद उस रुपए की कीमत कम हो जाती है। ठीक है, आप सोचिए 10 साल 20 साल पहले जो आप चीज़ अगर मान लो 1,000 रुपये की खरीदते थे तो वो आज 3,000 4,000 शायद हो गई हो। जैसे कि मैं जब छोटा बच्चा था तो मैं हेयर कट कराने जाता था तो 15 रुपये या 20 रुपये कुछ ऐसा मुझे ध्यान आता है लेते थे। और अब मैं जब इंडिया जाता हूँ कई बार हेयर कट कराता हूँ तो 100 रुपया 200 रुपया 300 रुपया भी शायद मैंने दिया हो, 500 भी दिया हो, मुझे ध्यान नहीं पड़ता। बट आप ये देखिए कि कितना फ़र्क आ गया है 10-20 सालों में ही, है ना। तो दोस्तों मान लो किसी ने पूरी ज़िंदगी लगा के 10 लाख बचाए, 50 लाख बचाए, 1 करोड़, 5 करोड़, जो भी बचाए उन्होंने, है ना। जब उन्होंने बचाने शुरू किए थे तो उन्होंने सोचा था कि हाँ, हम अपने 25 लाख रुपए बचाएंगे और उसमें हम बाद में अच्छे से रह पाएंगे 25 साल बाद, है ना। लेकिन अब आज के दिन आते आते वो 25 लाख की वैल्यू 5 लाख 10 लाख जितनी रह गई होगी मुश्किल से, है ना। हो सकता है उससे भी कम। मान लो अगर 25 लाख की कोई ज़मीन लेते पहले, तो वो ज़मीन की कीमत अब 3 करोड़ 4 करोड़ 25 साल पहले के मुकाबले अभी तक शायद पहुंच भी गई हो, है ना। तो एक तरीका इसको सोचने का ये है कि ज़मीन की कीमत बढ़ गई, और दूसरा तरीका इसको सोचने का ये है कि हमारे पैसे की कीमत कम हो गई। ज़मीन का टुकड़ा तो उतना ही है, ज़मीन का टुकड़ा तो बढ़ा नहीं साइज़ में, है ना। तो उसकी कीमत कैसे बढ़ गई, कुछ तो बढ़ती भी है दोस्तों कीमत, और कुछ हमारे पैसे की कीमत कम हो जाती है। और दोनों चीज़ें मिला के जो चीज़ आज 1 रुपए की है, वो चीज़ कल 5 रुपए 10 रुपए की 50 रुपए तक भी हो जाती है। इसको दोस्तों महंगाई बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। इसके बारे में भी हम कभी चर्चा करेंगे। बट दोस्तों ये एक और उदाहरण है कि जो बचत है रुपयों में, मुद्रा में, वो हमारे लंबे समय बाद इतना काम नहीं आता जितना हमने सोचा था कि आएगा। तो ये कुछ दोस्तों कमियां हैं जो अभी भी हैं, और भी कमियां हैं जो हैं। वो दोस्तों बिटकॉइन उसको इसमें इसलिए मदद करता है। तीसरी में, जैसे अगर आप लंबे समय में देखें दोस्तों, अगर आप 4 साल का समय दें बिटकॉइन को, तो आप ये देखेंगे कि इसकी कीमत हर 4 साल में बढ़ी ही है। ठीक है ना, ये नहीं है कि रुपए की तरह कीमत कम हो गई है। तो अगर आप इसमें 10 साल 20 साल पैसा लगा के छोड़ दें तो आपकी ये एक संभावना है कि आपका रुपया पैसा काफ़ी बढ़ जाएगा। अब हर कोई तो आजकल ज़मीन नहीं ले सकता है ना, कम छोटा सा टुकड़ा लेने के लिए भी आपको लाखों रुपए चाहिए। बट बिटकॉइन ले सकता है कोई 100 रुपये से भी, 1,000 रुपये से भी, 10,000 से भी, और से भी। इस तरह से ये एक हमें नया मौका प्रदान करता है अपने पैसे को बढ़ाने का लंबे समय में। रोज़ रोज़ नहीं दोस्तों, 5 साल भी नहीं, 10 साल 20 साल, इस तरह के समय में ये पैसा बढ़ाने का हमें मौका प्रदान करता है। तो हमें इसके बारे में समझने की ज़रूरत है। मैं आज आपको ये नहीं कह रहा कि जाके खरीदिए, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि अभी अगर आप भारत में हैं तो मेरा खरीदने पे भरोसा नहीं है। मैं कहूँगा अगर आप भारत में है तो मत खरीदिएगा। मैं और रिसर्च कर रहा हूँ, मैं और ऑडियोज़ बनाऊँगा दोस्तों, फिर आपको बताऊँगा कि कैसे खरीदे, कहाँ से खरीदे, तभी खरीदिएगा। अभी मुझे बहुत रिस्की लगता है अगर आप भारत में हैं। हाँ, अगर आप यूएस में हैं तो अपने कमेंट्स छोड़िएगा, बताइएगा। हम आपको सुझाव दे सकते हैं कि आप यहाँ से खरीद सकते हैं, लेकिन आपको अपना खुद का उस पर रिसर्च करना पड़ेगा अपना डिसीजन बनाने से पहले। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों ये डिजिटल दुनिया में
मैं कह रहा था कि फिजिकल दुनिया में तो इन बैंकों ने, इंश्योरेंस कंपनीज ने, पोस्ट ऑफिस ने डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हमारी, उसका समाधान कर दिया। डिजिटल दुनिया में भी करना शुरू किया है कुछ कंपनियों ने, कुछ बैंकों ने, कुछ इंश्योरेंस ने, है ना। बट उसमें भी कई कमियां रह गई हैं, और ये कमियां पूरी नहीं होंगी दोस्तों। ये जब तक पूरी नहीं होंगी, जब तक हम नए तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाते दोस्तों। आज क्या होता है दोस्तों कि जो आज के समय के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना, उसमें एक चीज़ होती है, वो आपके ना बीच में, उसको इंग्लिश में बोलते हैं थर्ड पार्टी इंटरमीडियरी। वो तीसरी पार्टी होते हैं। आप किसी से अगर लेन देन करना चाहें तो वो बीच में उनका एक रोल होता है। अब वो बीच में वो रोल प्ले करते हैं आपका पैसा सेफ रखने का, उसको बढ़ाने का, उस पर इंटरेस्ट देने का। तो वो फ्री में तो करते नहीं, वो बीच में कमाई करते हैं, है ना। तो वो जो दोस्तों यही चीज़ है ना, इसी चीज़ पे बिटकॉइन हमें एक नई दिशा, एक नई रोशनी देता है कि हम बीच में एक नया तरह का बैंक, एक नई तरह की इंश्योरेंस कंपनी, एक नया तरह का डाकघर, एक नया तरह का लोन देने वाला कैसे बनाए दोस्तों। और वो ऐसा होगा कि ना कोई बैंक होगा, ना कोई इंश्योरेंस कंपनी होगी, ना कोई पोस्ट ऑफिस होगा, ना कोई और होगा। सिर्फ आप होंगे और आपके जैसे और लोग होंगे। आप लोग एक दूसरे को कर दिया करेंगे, एक दूसरे के साथ बैंकिंग कर लिया करेंगे, इंश्योरेंस कर लिया करेंगे, और सेविंग्स कर लिया करेंगे, खरीद फरोख्त कर लिया करेंगे। इसको बोलते हैं दोस्तों पीयर टू पीयर, PEER, पीयर। पीयर माने आप, टू मतलब दूसरा, और फिर पीयर, PEER, आपसे और दूसरे के बीच में आमने सामने का लेन देन, उसमें किसी और का उस इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई और नहीं जुड़ा होगा। इसके कई फायदे हैं दोस्तों, लेकिन इसके कई नुकसान भी हैं। पहले नुकसान समझना जरूरी है। अगर आज की डेट में हम ये करना चाहें, इसका सबसे बड़ा नुकसान है धोखाधड़ी। क्या प्रूफ है ना। और अगर कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ ऊपर ऊंच नीच हो गई, तो फिर क्या करेंगे। इसलिए तो बैंक चाहिए, इसलिए तो हमें इंश्योरेंस कंपनी चाहिए, है ना। तो दोस्तों वो रूल्स हैं, वो प्रोटोकॉल के रूल्स जिनके बारे में हमने पहले बात करी थी, जो कि ये गड़बड़ी नहीं होने देते, जो कि ईमानदारी से काम करने का मौका देते हैं, वो हमने कुछ बात कर चुके हैं, कुछ आगे बात करते रहेंगे। वही तो इसका जादू है बिटकॉइन का, कि ये कैसे हो सकता है ऐसा। मैं समझ रहा हूँ कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा, बट इसीलिए हमें इसके पीछे की टेक्नोलॉजी समझनी है। क्योंकि अगर हमें टेक्नोलॉजी समझ आ गई ना, तो हमें अपने आप समझ आ जाएगा कि कैसे हो सकता है। और एक बार ये समझ आ गया ना कि कैसे हो सकता है ये बिना बैंक के काम, बिना इंश्योरेंस कंपनी के काम, तो हमें ये समझ आ जाएगा कि आगे जाके ये किस तरह के डिजिटल दुनिया बना सकता है, और ये कितना ज़्यादा हमारे लिए कीमती साबित हो सकता है। बस मेरा मकसद यही समझाना है दोस्तों आपको। तो दोस्तों आज के लिए हमारे पास इतना ही समय था। हम इस चर्चा को अगले एपिसोड में जारी रखेंगे। अगर हमारी आज की बात आपको अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और अगर अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक करिएगा। अगर हमारे लिए कोई सवाल हो तो अपने कमेंट्स में छोड़िएगा, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आज के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।